हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो समान अध्ययन है जहां से 20 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज उन्हीं समान अध्ययन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये समान अध्ययन की मेरी पहली क्लास है और ये क्लास जो है ना, ये क्लास जब तक एग्जाम ना हो जाता है तब तक यानी एग्जाम के आखिरी दिन तक ये क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे साथ फटाफट जुड़िए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत कर सकें। ठीक है, तो देखिए आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज सेट 1 है। ठीक है, हमारी क्लास सेट के बेसिक पे चलेगी और एक एक सेट में टोटल 20 प्रश्न इंक्लूड रहेंगे, जिसमें कि समान अध्ययन के जितने भी पहलू हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेट 1 में जो पहला सवाल है क्या है कि इनमें से भारतीय राष्ट्रगान का कौन सा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रगान कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या है, ए मेरे प्यारे वतन। क्या है, ए मेरे प्यारे वतन। दूसरा क्या है, माँ तुझे सलाम। तीसरा क्या है, ऐसा देश है मेरा। और चौथा है जन गण मन। ठीक है, तो ये जो 4 ऑप्शन है, तो इसमें आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जन गण मन। ठीक है, क्या हो जाएगा, जन गण मन। देखिए, ये जो जन गण मन है ना, अब हम लोग जन गण मन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे, क्योंकि हम ये जो सेट करा रहे हैं ना, भले इसमें 20 प्रश्न है, लेकिन एक एक सेट में कम से कम 200 प्रश्न निकल के सामने आएंगे, क्योंकि हम पूरा डिटेल एनालिसिस को कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए जन गण मन के बारे में जब बात करेंगे हम लोग, तो देखिए जन गण मन को लिखा किसने है भाई, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, उसके द्वारा लिखा गया था। कौन से भाषा में लिखा गया था, देखिएगा यहाँ पे बंगला भाषा में लिखा गया था। कौन से भाषा में, बंगला भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अब देखिए इतनी सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि ये जो जन गण मन है, इसको राष्ट्रगान हम लोग मानते हैं, तो इसको राष्ट्रगान के रूप में मान्यता कब मिली, इसको संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। ठीक है, तो वो डेट है 24 जनवरी 1950 को। ये जो संविधान लागू हुआ ना हमारे यहाँ पे पूर्ण रूप से, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसको जो अपनाया गया था ना, वो 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, अगला है कि ये जो जन गण मन है, इसको गाने में टोटल कितना सेकंड लगता है, तो 52 सेकंड का समय लगता है जन गण मन रानी, हमारा जो राष्ट्रगान है ना, उसे गाने में। समझे ना। आइए आगे एक और इसके बारे में फैक्ट है कि ये जो जन गण मन है ना, इसमें टोटल 7 राज्यों के नाम इंक्लूड हैं, यानी आते हैं। कौन कौन से राज्यों के नाम आते हैं देखते हैं। देखिए, हर चीज को लिखना पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज आप लोग भी नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, देखिए पहला हो गया आपका पंजाब, दूसरा हो गया आपका सिंधु। ठीक है, जैसे ना बोलते हैं पंजाब सिंध, है ना। उसके बाद हो गया आपका गुजरात। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका मराठा। उसके बाद हो गया आपका द्रविड़। और ये उसके बाद हो गया आपका उत्कल और एक हो गया आपका बंग। देखिए, इसमें जो 7 राज्यों के जो नाम आते हैं ना, उसमें आधुनिक राज्य के भी नाम आते हैं, प्राचीन राज्य के भी नाम आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा बंग, बंग मैंने क्या हो गया, बंगाल हो गया। उत्कल मैंने क्या हो गया, जो प्राचीन समय में जो कलिंग था ना, वही हो गया आपका। द्रविड़ मतलब क्या हो गया, जो दक्षिण भारत हो गया, वो चीजें आती है यहाँ पे। मराठा मैंने महाराष्ट्र हो गया। समझे ना। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया, बताइए आप लोग फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब दूसरा जो सवाल है वो क्या है कि ईटानगर, ईटानगर जो है देश की राजधानी है। देखिए, ग्रुप डी में ना राज्य और राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे देश के देशों के जो राजधानी के नाम हो, चाहे भारत राज्यों की राजधानी के नाम हो। ठीक है, यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो ईटानगर जो है देश की राजधानी है। ठीक है, ईटानगर क्या है, भारत का कोई राज्य है, उसकी राजधानी ईटानगर है। समझे। तो देखिए कौन से, किसकी राजधानी ईटानगर हो गया आपका, पहला उत्तराखंड हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, तीसरा त्रिपुरा हो गया, चौथा अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा ईटानगर किसकी राजधानी है। ठीक है, बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है यहाँ पे, सबका कमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो बताइए किसका हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, डी नंबर। ईटानगर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो गया ईटानगर। समझे।
आइए आगे हम लोग और भी देखते हैं। देखिए जो उत्तराखंड देख रहा है ना आपको, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ हो गया आपका? देहरादून हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश है आपका, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी हो गया आपका, वो कहाँ हो गया मेरे प्यारे बच्चों? लखनऊ हो गया। ठीक है, और त्रिपुरा की अगर हम बात करेंगे, तो त्रिपुरा की जो राजधानी होती है कहाँ होती है? अगरतला। ठीक है, अगरतला हो गया त्रिपुरा की राजधानी। समझे? तो इस प्रकार से हम लोगों ने राजधानी के बारे में देखा। देखिए, हमारा साइंस की भी क्लास जो है वो स्टार्ट हो गया है ग्रुप डी से रिलेटेड। ठीक है, और जो क्लासेस हमारी चल रही है ना, वो अल्टरनेट वे में चल रही है। यानी एक दिन साइंस की क्लास हो रही है, फिर अगले दिन जो है वो समान अध्ययन की क्लास हो रही है। ठीक है, यानी जो भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको 25 हो गया यहाँ पे साइंस में, और 20 हो गया आपका सोशल स्टडी यानी समान अध्ययन में, यानी 45 प्रश्नों की तैयारी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और आप मेरे साथ डे 1 से लेके एकदम एग्जाम तक बने रहिएगा। मैं आपको दावा करता हूं कि जो 45 सवाल हैं, ये जो साइंस और समान अध्ययन से जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना, तो देखिएगा कि 40 प्लस आप आराम से सही करके आइएगा। ठीक है, क्योंकि इतने विस्तृत तरीके से, ठीक है, और पूरा फुल एनालिसिस के साथ मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है, कोई भी पहलू छूटना नहीं चाहिए, मेरा यही प्रयास है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका सिलेक्शन होना चाहिए ग्रुप डी में। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 3 नंबर। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 3 क्या है कि गांधी जी ने कानून की पढ़ाई जो है डैश में की थी। यानी जो महात्मा गांधी थे ना, उसने कानून की पढ़ाई कहाँ पे की थी भाई? उसको जो लॉ की डिग्री प्राप्त हुई थी, वो कहाँ से लॉ की डिग्री प्राप्त हुई थी? तो देखिए, पहला ऑप्शन हो गया भारत, दूसरा हो गया यूनाइटेड किंगडम, तीसरा हो गया दक्षिण अफ्रीका, चौथा हो गया भूटान। है ना? तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि गांधी जी ने कानून की जो पढ़ाई की थी वो कहाँ से की थी। क्या होगा सही आंसर इसका? देखिए क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, देखिए यूनाइटेड किंगडम जो है ना, महात्मा गांधी जी, यूनाइटेड किंगडम मतलब क्या होता है? देखिए, पहला आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो यूनाइटेड किंगडम है यूके, उसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो देखिएगा, यूके में जो है बहुत सारे देश शामिल हैं यूके में। जैसे कि आप यहाँ पे ले सकते हो, क्या हो गया आपका? इंग्लैंड हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका वेल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका आयरलैंड हो गया, जो यूके में जो देश शामिल है वो। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पर इतने सारे देश जो है यूके में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे देश और भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे गांधी जी के बारे में। ठीक, तो देखिए, गांधी जी के बारे में जब बात करते हैं, तो गांधी जी जो थे ना, वो आप लोग सब तो जानते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था भाई? 2 अक्टूबर 1869 को इसका जन्म हुआ था। किनका? गांधी जी का। ठीक है, इसलिए हम लोग 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। समझे ना? अब देखिए क्या होता है कि महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में, दिख रहा है ना आप लोग को? 1888 ईस्वी में, है ना, लॉ की डिग्री मतलब प्राप्त करने के लिए या फिर कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए चले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड में कहाँ गए? वो लंदन चले गए। ठीक है, इंग्लैंड में कहाँ पे गए? यानी 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी चले गए आपका लंदन। ठीक है, लंदन में जब गए तो वहाँ पे एक कॉलेज है इनर टेम्पल नाम से। क्या नाम है कॉलेज का? इनर टेम्पल। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इनर टेम्पल कॉलेज है। वहाँ पे इसने दाखिला करवाया। ये लॉ कॉलेज है इनर टेम्पल, और वहाँ से इन्हें कानून की डिग्री प्राप्त करी। 3 साल लगे, यानी 1888 से लेके 91 तक इन्होंने उस कॉलेज में पढ़ाई करी। ठीक है, उसके बाद जब लॉ की डिग्री उनको प्राप्त हो गई, तो क्या होता है महात्मा गांधी जी 1893 ईस्वी में, याद रखिएगा इसको। देखिए, मैं जितना बता रहा हूँ ना, सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1893 ईस्वी में ये जो है महात्मा गांधी जी चले गए अफ्रीका। कहाँ पे गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। और जब दक्षिण अफ्रीका गए, तो ये महात्मा गांधी जी 1893 से लेकर 1915 ईस्वी तक, ठीक है, कहाँ पे रहे? दक्षिण अफ्रीका में रहे। यानी टोटल 21 साल तक। कितने वर्षों तक? 21। देखिए, मेरी एक एक बातों में सवाल बनता है। ठीक है, इसलिए आप लोग गौर से सुनिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। महात्मा गांधी 21 वर्षों तक जो है ना, वो दक्षिण अफ्रीका में रहे, यानी 1893 से लेकर 1915 ईस्वी तक। समझे? अब यहाँ पे देखिएगा कि महात्मा गांधी जो स्वदेश लौटे ना अफ्रीका से,
ठीक है। 88 में गए इंग्लैंड यानी लंदन लॉ की पढ़ाई करने के लिए। 93 में चले गए दक्षिण अफ्रीका। 1915 में आ गए भारत। तो 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी, ठीक है, पुनः भारत आए। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को ना प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी के भारत आने की याद में हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। समझे ना? अब देखिए, महात्मा गांधी जो थे वो तो दक्षिण अफ्रीका गए भाई 1893 ईस्वी में। तो जाते ही सबसे पहले इसने क्या किया, 1 साल के बाद यानी 1894 ईस्वी में, है ना, एक संगठन बनाया नटाल इंडियन कांग्रेस के नाम से। ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस के नाम से। देखिएगा यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ आपका, किस नाम से बनाया? नटाल इंडियन कांग्रेस के नाम से बनाया। ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस के नाम से इसने एक संगठन बनाया। कब बनाया? 1894 यानी 1894 ईस्वी में। उसके बाद देखिए क्या होता है कि 1909 ईस्वी में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका चलाई। ठीक है, इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका चलाई। वो पत्रिका कहाँ से? 1909 में महात्मा गांधी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे जी, तो वहीं से ना पत्रिका चलाएगा, है ना। अगर उसके बाद बात करते हैं कि इसने महात्मा गांधी जो थे उसने दक्षिण अफ्रीका में डरबन नाम तो आप लोग सुने होंगे, तो डरबन में एक आश्रम की स्थापना की। आश्रम का जो नाम था वो उसका नाम था फोनिक्स फार्म। क्या नाम था? फोनिक्स फार्म। ठीक है, वो जो आश्रम का नाम था, देखिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, फोनिक्स फार्म नाम था उस आश्रम का। समझे? चलिए, तो इतनी सारी चीजें महात्मा गांधी के बारे में थी, ठीक है, जिससे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला है 4th नंबर। क्या है ना कि लोकसभा के अध्यक्ष 1.5 वर्ष की अधिकतम अवधि तक यानी अधिकतम जो अवधि होती है उसके लिए कार्य करता है। यानी इसका यही सवाल पूछा जा रहा है कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है ना वो कितने वर्ष की अवधि के लिए कार्य करते हैं एक टर्म में, है ना। तो ऑप्शन है ए नंबर 3 साल, बी नंबर है 4 साल, सी नंबर है 5 साल, 6 नंबर है 7 साल। तो देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष की जो अवधि होती है टेन्योर में कितने कितने के लिए उनका कार्यकाल होता है। तो सही आंसर कितना हो जाएगा? 5 ईयर। ठीक है, यानी 5 वर्ष के लिए लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, अपने पद पर बने रहते हैं एक टर्म के लिए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के, है ना, तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 93 है ना, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, आर्टिकल 93, इसी आर्टिकल 93 में भारत के जो लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं और जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं उसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम लोग कि अभी वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान एलएस अध्यक्ष, स्पीकर लिखते हैं हम। तो अभी वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। ठीक है, तो ओम बिरला जो है ना, ओम बिरला कौन से पार्टी से है भाई? भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत के आए हैं। देखिए जो स्पीकर जो होते हैं ना लोकसभा में, यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो, है ना, 99.99% संभावना होती है कि वे सत्ता पक्ष के ही लोग चुने जाते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, अगर हम लोग अभी वर्तमान के तो जान गए ओम बिरला जी हैं। अगर हम लोग पहले लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो भारत का जो पहला लोकसभा का अध्यक्ष था वो कौन था? तो देखिएगा क्या हो जाएगा, उसको नाम गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? देखिए गणेश वासुदेव मावलंकर जी, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ये जो थे ना ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए इनको जो है ना, इनको लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। ये जो गणेश वासुदेव मावलंकर जी है ना, इनको हम लोकसभा का जनक भी कहते हैं। ठीक है, और इनके अलावा इनको जो है वो दादा साहेब भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गणेश वासुदेव मावलंकर जी को। समझे? तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। देखिए हम लोग को उतनी सारी चीजें पढ़नी है ना जितना आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अलग अलग चीजें तो किताब में बहुत सारी लिखी होती है, उन सबको पढ़ के फायदा नहीं है। समझे ना? एग्जाम क्रैक होना चाहिए। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठो तो इस टॉपिक से जहनुम से सवाल पूछ ले, छूटना नहीं चाहिए। ऐसा पढ़ो, एक बार पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ताकि मैं बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, देखिए अगला जो सवाल है वो क्या है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र नहीं है? ठीक है,
देखिए देश विभिन्न प्रकार के होते हैं, कोई लोकतंत्र होता है, कोई राजतंत्र होता है, कोई समाजवादी होता है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है? कोई गणतंत्रात्मक देश होता है। तो यहाँ पे जो सवाल है क्या है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र नहीं है? पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है भारत, चौथा है चाइना। तो जो लोकतंत्र की बात हम लोग करेंगे, जो नहीं है, जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, इस नहीं पे फोकस कीजिएगा आप लोग। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। चाइना जो है वो लोकतांत्रिक देश नहीं है, ठीक है? तो देखिए चाइना कैसे देश है भाई? तो देखिए चाइना जो है ना, ये जो चाइना है, आइए चाइना के बारे में जानते हैं। चाइना जो है ना, ये समाजवादी देश है। किस प्रकार का देश है? समाजवादी देश है, ठीक है? चीन को हम क्या कहते हैं? चीन को चीनी जनवादी गणराज्य भी कहा जाता है, ठीक है? क्या कहते हैं यहाँ पे इसको? चीनी जनवादी गणराज्य भी कहा जाता है, चीनी जनवादी गणराज्य, समझे? उसके बाद देखिए यहाँ पे ना चाइना में जो है एक पार्टी की सरकार होती है, समझे ना? जैसे भारत में बहुत सारे पार्टियां हैं ना, वैसे चाइना में नहीं है। चाइना में एक ही पार्टी है, ठीक है? और उन्हीं की सरकार बार बार बनती है। भाई अब आप लोग के दिमाग में आता होगा कि वहाँ इलेक्शन होता है कैसे? देखिए वहाँ पे एक ही पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव में उतरते हैं, ठीक है? जो जीते वही पार्टी के जीतेंगे, समझे? तो चाइना में जो सरकार है ना, वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। किसकी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वहाँ पे, ठीक है? कम्युनिस्ट सरकार है वहाँ पे। उसके बाद अगर हम चाइना के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो देखिए चाइना की राजधानी के बारे में हम लोग बात जब करेंगे तो चीन की राजधानी कहाँ हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? बीजिंग हो जाएगी, समझे? चीन की राजधानी कहाँ पे हो जाएगी आपका? बीजिंग हो जाएगी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो सवाल था ना कि कौन लोकतंत्र नहीं है, जब वो लोकतंत्र नहीं है तो हम लोग देखा चाइना लोकतंत्र नहीं है, चाइना के बारे में ही पढ़ा। अब बात करते हैं कि लोकतांत्रिक देश, ठीक है? तो देखिए पूरे दुनिया में ना जितना देश है उनमें कम से कम 90 से लेकर 110 लोकतांत्रिक देश है। पूरे दुनिया में कितना? 90 से लेकर 110 लोकतांत्रिक देश है, ठीक है? अगर मुख्य लोकतांत्रिक देशों की हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या हो जाएगा भाई? तो देखिए क्या क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पे यूएसए लोकतांत्रिक देश हो गया, जो नॉर्वे है वो लोकतांत्रिक देश हो गया, आपका ये जो भारत है ना, ये भारत भी लोकतांत्रिक देश हो जाएगा। इसके अलावा हो गया आपका फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्राजील हो गया, ये सब जो है वो सब लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत शामिल हैं, आते हैं, समझे ना? यानी भारत भी किस प्रकार का देश है? तो लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल ना आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर बेस्ड सवाल है ये सब, ठीक है? तो इसलिए आप लोग जो है ना हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, ठीक है? और मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ ना सब नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में सारा चीज़ पढ़ लिए याद हो रह जाएगा, वैसा नहीं होता है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है ना तो आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आज से सीरियस हो जाइए, क्योंकि 6 महीना का वक्त है। अगर 6 महीना आपने जी जान से मेहनत कर डाला तो आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, समझे ना? तो आइए फटाफट से जुड़िए राहुल सर के साथ, ठीक है? मैं आपको जीके जीएस की पूरी तैयारी कराऊंगा। अगला सवाल क्या है ना 6 नंबर, देखिए सवाल है कि इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? देखिए टाइगर रिजर्व से ना इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है? किसी ना किसी शिफ्ट में आपको रोजाना देखने को मिल जाएगा जब ग्रुप डी का एग्जाम चलेगा तब, समझे ना? तो देखिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो कौन से राज्य में स्थित हो जाएगा आपका? पहला है तेलंगाना, दूसरा है राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा वेस्ट बंगाल, ठीक है? तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है? हाँ, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे हो गया आपका? छत्तीसगढ़ में हो गया। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है भाई, ठीक है? तो देखिए हर सबको लिख पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, फिर भी हम प्रयास करते हैं, ठीक है? देखिए क्या क्या है ना, अचान कमार हो गया। हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। अचान कमार जो टाइगर रिजर्व हो गया वो भी छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ऑलरेडी है ही छत्तीसगढ़ में, ठीक है? इसके अलावा हो गया आपका उदंती सीता नदी हो गया, ठीक है? फिर गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो हो गया वो भी आपका छत्तीसगढ़ में ही स्थित है, समझे ना? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या है ना आपका यहाँ पे तेलंगाना। तो ये जानते हैं तेलंगाना में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व पाया जाता है, ठीक है? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का। किसका? नागार्जुन जो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है उनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वे पाए जाते हैं तेलंगाना में। इसके अलावा
कंवल जो टाइगर रिजर्व है वो भी तेलंगाना में पाए जाते हैं। फिर अमराबाद टाइगर रिजर्व जो होते हैं वो भी आपका तेलंगाना में ही पाए जाते हैं, समझे ना। देखिए नोट डाउन करते रहिएगा, जितना बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ तो हो गया, तेलंगाना हो गया। अब राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में कौन कौन सा है, बहुत सारे हैं। जैसे आपका हो गया रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया आपका, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व हो गया आपका। उसके बाद धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व हो गया। एक और है आपका रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व हो गया। तो इतने सारे टाइगर रिजर्व कहाँ पे पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में 2 ही टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। पहला हो गया आपका सुंदरनगर टाइगर रिजर्व, सॉरी सुंदरनगर नहीं, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, और एक हो गया आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व, समझे ना। तो इस प्रकार से आपको स्टडी करनी पड़ेगी, एकदम डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। हर चीज़ को लिख पाना थोड़ा मतलब कठिन काम है। लिख सकता हूँ लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा, है ना। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, अपने नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए आइए अब अगला सवाल को देखेंगे, 7 नंबर, ठीक है। क्या है ना कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ पे है। देखिए अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि राजधानी से सवाल पूछे जाते हैं और देशों की राजधानियों से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो आयरलैंड एक देश है, इसकी राजधानी कहाँ पे हो जाएगी, आइए देखते हैं ऑप्शन में, वर्सेल्स या फिर हेलसिंकी या फिर ओटावा या फिर डबलिन। तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, डबलिन। आयरलैंड की जो राजधानी हो जाएगी आपका डबलिन हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे देश हैं, उनकी राजधानी को आपको याद करना है, ठीक है। देखिए आपको ना कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना इनफ है, ठीक है। क्योंकि जो जीएस है ना, सामान्य अध्ययन की कम से कम एग्जाम तक, है ना, 100 क्लास चलेगी। कितने क्लास चलेगी, 100 क्लास, ठीक है। तो एक क्लास में 20 प्रश्न, तो टोटल 2000 प्रश्न मैं करवाऊंगा, और एक एक प्रश्न से कम 5 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो यानी 10,000 प्रश्न हो जाएंगे आपके पास, समझे। अब वो एग्जाम में जहन्नुम से भी पूछे ना, लेकिन मेरे क्लास से बाहर नहीं रहेगा, यानी आप जो नोट्स तैयार कीजिएगा उस नोट्स से बाहर नहीं रहेगा। इसलिए राहुल सर पे बिलीव कीजिए, अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कीजिए, है ना, और बने रहिए थोड़ा मेरे साथ, ठीक है। देखिए ये डबलिन किसकी राजधानी होगी आपकी, आयरलैंड की राजधानी हो गई, ठीक है। ये तो क्लियर है आपका। बात करते हैं ओटावा की। ये जो ओटावा दिख रहा है ना आपको, ये ओटावा किसकी राजधानी है, ये कनाडा है ना, कनाडा, कनाडा की राजधानी होगी आपका ओटावा। बात करते हैं हेलेंसिकी। तो ये जो हेलेंसिकी है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये फिनलैंड की राजधानी हो गई है हेलेंसिकी। किसकी राजधानी हो गई, फिनलैंड की। जब ब्रसेल्स की बात करेंगे तो ब्रसेल्स जो है वो आपका बेल्जियम की राजधानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने राज्यों की, सॉरी देशों की जो राजधानियां होती है उनको देखा। सवाल है ना, क्या है, 8वां नंबर है कि न्यूनतम मजदूरी के लिए निम्न में से कौन सा गलत है, ठीक है। देखिए न्यूनतम मजदूरी जो होता है ना, क्या होता है कि एक फिक्स रेट होता है, यानी उसके नीचे आप किसी को पेमेंट नहीं कर सकते डेली का, समझे ना। तो देखिए 4 ऑप्शन है, कौन सा गलत है वो आपको चूज करना है, ठीक है। क्या करना है, जो गलत है उसको टिक करना है आपको। पहला हो गया आपका कि एक न्यूनतम वेतन नियम सभी अनुकूल श्रमिक को लाभ पहुंचाएगा। सभी अकुशल श्रमिक है, अकुशल हो जाएगा, यहाँ पे अनुकूल लिखा गया, अकुशल श्रमिक को। देखिए एक न्यूनतम जो वेतन नियम होता है वो जितने भी अकुशल श्रमिक है ना, देखिए श्रमिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कुशल यानी स्किल वाले, एक होते हैं विदाउट स्किल वाले, जिसे अकुशल श्रमिक कहा जाता है, उसको भी लाभ पहुंचा देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि एक न्यूनतम वेतन जो है फर्म्स, मतलब क्या होता है, जो कारखाना होता है, ठीक है, जो फैक्ट्री होता है, उसको अधिक वेतन का भुगतान करने के लिए क्या करेगा, मजबूर करेगा, ठीक है, जिससे कि फर्म्स को क्या होगा कि नुकसान होगा, ठीक है। क्या ये सही है या गलत है, आप लोग फटाफट से एनालिसिस दिमाग में कंज्यूम कीजिए, ठीक है। अगला है कि एक न्यूनतम वेतन जो है वो ग्राहकों को नुकसान पहुंचाता है। बात सही है भाई, कि ये जो न्यूनतम वेतन है ना वो क्या करेगा, ग्राहक को नुकसान पहुंचाएगा। समझे कैसे ग्राहक को नुकसान पहुंचाएगा, देखिए क्योंकि इस नियम से आमतौर पर क्या होता है कि उत्पाद की कीमतें बढ़ जाती है। भाई देखिए जहां पे लेबर को 200 रुपये पेमेंट किया जा रहा था, वहां पे अगर मिनिमम जो लेबर जो वेज होता है, ठीक है, जो मिनिमम मजदूरी होती है, अगर वो 400 कर दिया जाए, पेमेंट बढ़ेगा सबका, तो फिर ऑटोमेटिक है कि जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद की कीमतें में भी बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। और उसके अलावा है कि एक न्यूनतम वेतन जो है बेरोजगारी को बढ़ाता है,
देखिए, एक न्यूनतम वेतन जो है ना वो बेरोज़गारी को बढ़ाता ही बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? कि मान लें कि कोई एक फैक्ट्री है भाई, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है? अगर वो 1000 में, ठीक है, 5 मज़दूर रख रहे थे, यानी पर को ₹200 दे दे रहे थे। अगर यहाँ पे, ठीक है, उनकी कैपेसिटी है ₹1000 ही, अपने मतलब ₹1000 का ही मज़दूरी रखने की उनकी कैपेसिटी है। तो उसमें 5 लोगों को रखा ₹200 पेमेंट करके। लेकिन अगर जो न्यूनतम मज़दूरी अगर फिक्स कर दिया जाए कितना ₹500, तो कितना लोगों को वे रख सकते हैं? 2 लोगों को रख सकते हैं। 3 लोग क्या होंगे? बेरोज़गार होंगे कि नहीं होंगे? एकदम होंगे ना। तो देखिए ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम वेतन बेरोज़गारी को भी बढ़ाता है, और ये भी है कि इससे उत्पाद की कीमतें बढ़ जाती है, और ये भी हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि इससे क्या होता है कि फर्म्स को नुकसान पहुँचता है, समझे ना? बाकी ये जो न्यूनतम वेतन है ना, सभी अकुशल श्रमिक को लाभ पहुँचाएगा, ये कहीं न कहीं गलत है, समझे? यानी ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लाभ जो है ना सबको पहुँचाता है हालाँकि ये, समझे? लेकिन जहाँ तक अकुशल श्रमिक होता है ना, कुछ को लाभ पहुँचाता है, बाकी जो अकुशल श्रमिक होते हैं ना, बेरोज़गार भी हो जाते हैं बहुत सारे लोग। क्यों जानते हो? क्योंकि जब पैसा देना है तो फिर अच्छे लोगों को रखेंगे, क्यों रखेंगे अकुशल को, है ना? तो क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो न्यूनतम मज़दूरी है ना, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम जो है भारत में, ठीक है? न्यूनतम मज़दूरी के लिए एक अधिनियम बनाया गया है जिसका नाम क्या है? न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948, ठीक है? उसी अधिनियम के तहत मतलब क्या बोलते हैं कि एक न्यूनतम मज़दूरी तय करने का प्रावधान करता है, समझे ना? चलिए, ठीक है, तो यहाँ तक। आइए अब वो क्या है कि इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जो होता है उनसे आज़ादी प्राप्त हुई है, आज़ादी मिली है। 4 ऑप्शन है भाई, उज़्बेकिस्तान, भारत, वेनेजुएला, दक्षिण कोरिया। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? किन में से किन देशों को यूके से, है ना, आज़ादी मिली है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपका भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। देखिए, जो पहले आपको ये चीज़ जाननी होगी कि यूके में कौन-कौन से देश शामिल हैं, ठीक है? ये जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें कौन-कौन से देश शामिल हैं? जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें आपका इंग्लैंड आ जाएँगे, आपका स्कॉटलैंड आ जाएगा, आपका वेल्स आ जाएगा और आपका उत्तरी आयरलैंड आ जाएगा। ये 4 जो देश हैं, और भी देश होंगे, ठीक है? तो ये मुख्य तौर पर यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं, समझे? अब देखिए बात करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी जो यूके है ना, इनसे किन-किन देशों को आज़ादी मिली? यहाँ तो ऑप्शन में भारत है, चलो अच्छी बात है। लेकिन ये जो यूनाइटेड किंगडम है ना, इसने बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना के रखा था, बहुत सारे देशों को, ठीक है? तो आइए जानते हैं उन सभी देशों के नाम क्या-क्या हैं भाई। पहला तो आपका हो गया भारत, दूसरा हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, है ना? तीसरा बांग्लादेश, चौथा बर्मा, म्यांमार, सिंगापुर हो गया आपका, यमन हो गया आपका, सोमालिया हो गया आपका। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिनको इन्होंने मतलब जिन पर इन्होंने कब्ज़ा जमा के रखा था, ठीक है? और उन देशों को इनसे आज़ादी मिली है। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, मैं जितना आपको बता रहा हूँ, ठीक है? उनमें से जैसे कनाडा हो गया आपका, दक्षिण अफ्रीका हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूज़ीलैंड हो गया, नामीबिया हो गया आपका और पापुआ न्यू गिनी हो गया। इतने सारे देश थे। यानी एक तरीके से ये कहा जाए कि ये जो दिख रहा ना यूनाइटेड किंगडम, इसका जो साम्राज्य था ना वो बहुत बड़ा था, समझे ना? बहुत सारे देशों में इन्होंने अपना कब्जा स्थापित करके रखा था, ठीक है? उनमें से भारत भी एक था, समझे? अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है? देखिए नक्शा जो होता है ना, जैसे मानचित्र जो होता है, तो उसके एक बंधा हुआ जो संग्रह होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? देखिए ऑप्शन में क्या है, पहला हिमांक मंडल हो गया, दूसरा भू-आकृतिक विज्ञान हो गया, तीसरा एटलस हो गया, चौथा कंटूर लाइन्स हो गया। तो देखिए नक्शों के बंधे हुए संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको एटलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटलस कहा जाता है, ठीक है? तो आइए एटलस के बारे में कुछ बातें और भी जानते हैं, ठीक है? तो एटलस जो है ना, एटलस की उत्पत्ति हुई थी 16वीं सेंचुरी में, ठीक है? कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में हुई थी। इसका जो नामकरण किया था एटलस का, वो किसने किया था? उसका नाम था गेरार्ड्स मर्केटर, याद रखिएगा क्या था? नाम गेरार्ड मर्केटर नाम था, ठीक है? मैं लिख दे रहा हूँ नाम, गेरार्ड्स मर्केटर, गेरार्ड्स, ठीक है? मर्केटर, ये नाम था उसका, जिसने एटलस का नामकरण एटलस दिया, समझे ना? आइए इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ देखते होंगे आप हिमांक मंडल। भाई ये हिमांक मंडल क्या है? ठीक है, देखिए पृथ्वी अथवा जो भूमंडल होता है ना, ठीक है, उसका वह भाग जो अस्थायी रूप से, ठीक है, बर्फ से क्या होता है कि ढका रहता है। हिमांक मंडल मतलब क्या होता है?
ठीक है, जो अस्थायी रूप से जो हिमांक मंडल दिख रहा है ना, ये पूरा तरीके से ये बर्फ से ढका रहेगा। ठीक है, बर्फ से ढका हुआ एरिया होता है जहां पे वर्ष भर जो टेम्परेचर होता है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, समझे ना। अब भाई कौन सा ऐसा एरिया है जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहेगा? आप लोग वर्ल्ड का मैप निकालिएगा, देखिएगा आर्कटिक, ठीक है, आप लोग अंटार्कटिका को भी देखिएगा, और आप लोग जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पर्वत क्षेत्र, वो भी वर्ष भर जो है बर्फ से ढका हुआ ही रहता है, समझे ना। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। अगला हो गया आपका भू आकृति विज्ञान। देखिए जो भू आकृति विज्ञान है, भू आकृति विज्ञान किसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए पृथ्वी का जो सतह है ना, उस पर मौजूद जितने भी भू आकृति हैं, समझे, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, गड्ढा हो गया, कुछ भी हो गया, जितने भी भू आकृति हैं, समझे, तो उसका जो अध्ययन करने वाले जो विषय होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, भू आकृति विज्ञान कहते हैं। अरे समझे, ठीक है, थोड़ा कमेंट भी कीजिएगा बीच बीच में। चलिए अब आप बात करते हैं कंटूर लाइंस की। किसकी बात करेंगे हम लोग, कंटूर लाइंस की बात करेंगे। देखिए ये जो कंटूर लाइंस होता है ना, ये जो कंटूर लाइंस होता है, इसको हम लोग, इसका एक और नाम है भाई, क्या नाम है, समुच्चय रेखा। आप लोग पढ़े होंगे समुच्चय रेखा, ठीक है। तो ये कंटूर लाइन, जो कंटूर लाइन हुआ है ना, ये अक्रिय समुच्चय रेखा कहल जाता है, समझे, है ना। तो क्या होता है भाई समुच्चय रेखा, तो इसका इस्तेमाल जो होता है ना, किसी इलाके की जो ऊंचाई होती है, उसका आकार होता है, ठीक है, उसको दिखाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, कंटूर रेखा या फिर समुच्चय रेखा का, समझे। जैसे कि देखिएगा इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन जाइएगा, वहाँ पे लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई 272 मीटर, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है। मैंने 272 मीटर मैंने एग्जांपल दिया, जहाँ जिसकी समुद्र से ऊंचाई होती है वैसे वैसे लिखा रहता है ना। आपके भी नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन होगा वहाँ पे भी लिखा होगा, ठीक है। तो यही होता है कि किसी जो स्थान का समुद्र तल से जो ऊंचाई का पता लगाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, समझे ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा पूरे जो 4 ऑप्शन है उसका डिटेल एनालिसिस। किन्हीं को कोई समस्या हो ना, कोई दिक्कत हो ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला जो सवाल है ना, क्या है कि आईएमएफ जो है उसका पूर्ण रूप क्या है। आईएमएफ का अगर पूर्ण रूप, आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडियन मनी फंड, इंटरनेशनल मशीन फेडरेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनेटरी फाइनेंस। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। देखिए आईएमएफ जो है ना, इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा आपका, हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है इसका हिंदी में नाम, समझे। देखिए आईएमएफ जो है ना, ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान है, जिसको, जहां से क्या करते हैं ना कि सभी लोग लोन लेते हैं, लोग नहीं देश लोन लेते हैं, बड़ी बड़ी संस्थान लोन लेते हैं, समझे ना। अगर इसका मुख्यालय की बात करेंगे आईएमएफ का, तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा ना, वो कहाँ पे हो जाएगा आपका, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, समझे। अब देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये इसकी स्थापना की डेट है जुलाई 1944। बहुत सारे लोगों के मन में तो हलचल पैदा हो गई होगी कि सर जुलाई 1944 का है बता रहे हैं। देखिए भाई इसके पीछे राज क्या है। देखिए इसकी जो स्थापना तो कर दी गई जुलाई 1944 में, लेकिन जो ये अस्तित्व में आया, ठीक है, तो वेटन वुड्स एक सम्मेलन हुआ था, वहीं पे ये जो आईएमएफ है ये अस्तित्व में आया। 29 जो सदस्य देश थे उसने इस संधि पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। कब, 27 दिसंबर 1945 का दिन था जब ये संस्थान अस्तित्व में आ गया, ठीक है। कब आया, 27 दिसंबर 1945 को ये संस्थान अस्तित्व में आया। 29 देश तब इसमें शामिल थे, ठीक है। अब आगे बात है कि इसमें जो वित्त संचालन जो स्टार्ट हुआ, यानी वित्त संचालन मतलब क्या, जो उसमें उधार देने वाली है, फंड देने वाली है, तो कब से स्टार्ट हुआ, तो 1 मार्च 1947 को यहाँ से स्टार्ट होता है वित्त संचालन। कब हुआ, 1 मार्च 1947 को स्टार्ट होता है, समझे ना। अगर बात करते हैं इसके डायरेक्टर, वर्तमान में जो आईएमएफ के डायरेक्टर हैं वे कौन हैं भाई, तो वर्तमान में जो आईएमएफ के डायरेक्टर हैं वो हो गया आपका क्रिस्टालिना जॉर्जिया,
क्रिस्टलिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, आपके एग्जाम में आ सकता है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया हो जाएगा, इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं, समझे ना। तो ये थी IMF के बारे में पूरी तरीके से जो डिटेल होती है वो चीजें, समझे ना। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या? आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो सवाल है 12 नंबर, कहता है कि अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है उसको किसने स्थापित किया था। देखिए एक कहावत है ना कि साबरमती आश्रम के बारे में अगर किन्हीं को याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, समझे। तो अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है इसको स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। पहला है सुभाष चंद्र बोस जी को, दूसरा है महात्मा गांधी जी को, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू जी को, चौथा है सरोजिनी नायडू को। तो आप लोग ना फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। कहता है ना कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, समझे। तो ये जो वाक्य है ना ये महात्मा गांधी के बारे में सटीक बैठती है, समझे ना। तो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, समझे ना। देखिए साबरमती जो है ना कहाँ पे स्थित है भाई, तो ये अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है ना। अहमदाबाद कहाँ पे है, ये गुजरात में स्थित है। आइए थोड़ी सी इसके बारे में जानते हैं, ये साबरमती आश्रम के बारे में। तो ये साबरमती नदी जो है ना गुजरात में, तो साबरमती के नदी के किनारे स्थित है, समझे। देखिए इसकी स्थापना जो है ना 1915 ईस्वी में की गई थी। किसके नाम से जब इसकी स्थापना किया गया था, इसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। क्या नाम था इसका, सत्याग्रह आश्रम। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी भाई, तो इसकी स्थापना जो की गई थी ना वो कोचरब नामक स्थान पे की गई थी। कहाँ पे, कोचरब नामक स्थान पे की गई थी। ये भी गुजरात के अहमदाबाद में ये कोचरब, समझे ना। लेकिन क्या होता है कि 1917 ईस्वी में क्या होता है ना कि ये जो सत्याग्रह आश्रम है ना इसको कोचरब से उठाकर साबरमती के जो साबरमती नदी है ना उसके तट पर इसको लाया गया, समझे। इसको हस्तांतरित कर दिया गया इस पूरे आश्रम को। तब से इसका नाम क्या पड़ गया आपका, साबरमती आश्रम इसका नाम पड़ गया। कब पड़ा, 1917 में पड़ा। अगर इसका प्राचीन नाम पूछा जाए साबरमती आश्रम का तो क्या हो जाएगा, सत्याग्रह आश्रम का स्थापित कब हुआ था, 1915 ईस्वी में। अरे समझे कि नहीं, ठीक है। तो इनसे मोटा मोटी यही सब सवाल बनते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनते हैं। बाकी हमने कुछ देर पहले महात्मा गांधी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया, और भी जब आगे इस तरह के सवाल आएंगे तो और भी डिस्कशन किया जाएगा, और भी आपको आगे की जानकारी बताई जाएगी, समझे। देखिए अगला जो सवाल है ना क्या है कि 30 नंबर कि इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था। ठीक है, आप लोग मध्यकालीन इतिहास में मुगल वंश के बारे में पढ़ते होंगे, ठीक है, जहां आप लोग बाबर से स्टार्ट करके हुमायूं का अकबर, आपका जहांगीर, औरंगजेब, बहुत सारे लास्ट बहादुर शाह, जफर तक पढ़ते हैं आप लोग, है ना। तो देखिए कौन मुगल वंश का नहीं था। पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा शेरशाह सूरी, चौथा कामरान मिर्जा। चलिए आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि कौन चारों में से मुगल वंश का नहीं था। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, शेरशाह सूरी, समझे। देखिए ये जो हुमायूं था ना ये भी था, अकबर भी था, कामरान मिर्जा भी था, शेरशाह सूरी मुगल वंश का नहीं था, लेकिन उन्होंने मुगल वंश के बीच में शासन किया था। ठीक है, आइए कैसे जानते हैं बहुत अच्छे से। देखिए क्या होता है ना, ये जो शेरशाह थे है ना, तो शेरशाह हम लोग इसके बारे में आज बात करेंगे। शेरशाह को भारत में जो द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है, समझे। भारत में जो द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, शेरशाह सूरी को माना जाता है, समझे ना। अब आगे देखते हैं कि अगर इनके बचपन के नाम के बारे में बात करेंगे हम लोग, किसके इसके बचपन का नाम, तो कि इसका बचपन का नाम क्या हो जाएगा आपका, फरीद खां हो जाएगा, समझे, फरीद खां। देखिए शेरशाह से रिलेटेड दो जो युद्ध है बहुत ही फेमस है, आइए जानते हैं कौन कौन सा युद्ध से रिलेटेड दो युद्ध है भाई जो बहुत ही फेमस है। पहला क्या हो जाएगा, चौसा का युद्ध, दूसरा हो जाएगा आपका कालिंजर का युद्ध, सॉरी कालिंजर बोल दिया हमने, दूसरा क्या हो जाएगा आपका कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, ये दोनों जो युद्ध है ना भाई बहुत ही फेमस है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होती है इसके जो द्वितीय अफगान राज्य की जो स्थापना हुआ था भारत में उसकी। चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1539 में लड़ा गया था, जबकि कन्नौज का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, समझे ना। देखिए ये दोनों जो युद्ध हुआ था ना मेरे प्यारे बच्चों, ये किसके साथ हुआ था, ये हुमायूं के साथ दोनों युद्ध हुआ था। ठीक है,
ये हुमायूं के साथ जब युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध पहले 1539 में शेरशाह के साथ, ठीक है, तो क्या होता है ना कि हुमायूं की हार हो जाती है, ये हुमायूं हार गया। फिर हुमायूं हिम्मत करके आया कि भाई अब जाके शेरशाह को हराएंगे। भाई कन्नौज या बिलग्राम में जो युद्ध हुआ, इसमें भी हुमायूं को बेचारा हार मिली। जब यहाँ पे हार गया ना कन्नौज का युद्ध में, तो हुमायूं को भारत छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। जब ये भाग रहा था भारत से, है ना, अपने वतन को, तब बिरसाल के राजा थे, ठीक है, कुछ सिंह थे, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा स्पष्ट तरीके से। तो उन्हीं के घर में आपका अकबर का जन्म हुआ था, समझे ना, 1540 या 42 के समथिंग में, इसी प्रकार से हो जाएगा, समझे ना। तो देखिए, जो शेरशाह से रिलेटेड जो 2 युद्ध है वो फेमस है, चौसा का युद्ध या फिर एक हो गया कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, है ना। आइए इसके बाद शेरशाह सूरी के बारे में और भी चीज़ें हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्या है ना कि शेरशाह सूरी का जो टेन्योर रहा, यानी 1540 में शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठे और 45 में इनकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की, ठीक है। कैसी मृत्यु होती है, देखिए, कालिंजर अभियान में जब शेरशाह सूरी गए ना, तो वहाँ पे तोप जो है ना, तोप जो होता है ना, वो फटने से खुद इनकी मृत्यु, इनको कोई मारा नहीं था, ये अपने आप इनकी मृत्यु हो गई, समझे ना। अपने तोप चला रहा था, फट गया, तो इनका देहांत हो गया। जब इनका देहांत हो गया ना, तो इनको कहाँ पे दफनाया गया, तो इनको बिहार के जो सासाराम है ना, वहाँ पे दफनाया गया। इसलिए सासाराम जब आप जाइएगा, वहाँ पे आपको शेरशाह सूरी का मकबरा देखने को मिल जाएगा, समझे ना। देखिए, जब ये मरा ना, जब इनकी मृत्यु हो जाती है किसकी, शेरशाह की, ठीक है, तो इसका जो उत्तराधिकारी बना, इनके बाद जो शासक बने हुए कौन थे, वो इस्लाम शाह बने। देखिए, एक एक चीज़ों को ना आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, समझे ना। जो असमर्थ हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे हमसे जुड़ जाइए, आपको क्लास के पूरे डिटेल जो एनालिसिस का PDF है वो टेलीग्राम में मिल जाएगा, है ना। देखिए, शेरशाह के बारे में एक और कहावत है कि इसने निर्माण कार्य भी करवाया था। जैसे दिल्ली में एगो मस्जिद है, किला-ए-कूना मस्जिद, उसका भी निर्माण जो है शेरशाह ने करवाया था, समझे। और भी बहुत सारी बातें हैं शेरशाह के बारे में, हम आपको आगे जब इस प्रकार के सवाल आएंगे तो वहाँ पे और भी बातें बताऊंगा। देखिए, अगला जो सवाल है ना, क्या है, 14th नंबर, ठीक है। 14th नंबर जो सवाल है वो क्या है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है। देखिए, जो ऑस्कर अवार्ड होता है ना, वो मतलब बहुत ही कम लोगों को आज तक भारत में मिल पाया है, ठीक है। तो देखते हैं पहले व्यक्ति कौन थे भाई। पहला ऑप्शन क्या है, A.R. रहमान जी, दूसरा है भानु अथैया, तीसरा है सत्यजीत रे, चौथा है गुलजार। तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए कौन थे, क्या हो जाएगा आंसर, भानु अथैया, ठीक है। देखिए, भानु अथैया जो थे ना, वो ऑस्कर प्राप्त करता प्रथम भारतीय थे। इन्हें 1983 ईस्वी में, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। किस फिल्म के लिए, तो एक गांधी फिल्म आई थी उसके लिए, ठीक है। गांधी फिल्म आई थी 1982 में, ठीक है, जिसके कारण से 1983 में भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की, तो अब तक टोटल ना 10 लोगों को ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। भारत मैंने 10 भारतीयों को ऑस्कर अवार्ड मिला है, भारत में 10 लोगों को। तो देखिए, ये जो 10 लोग मिले हैं, तो इनके नाम तो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। फर्स्ट अगर आपने याद कर लिया अच्छी बात है, और जो लेटेस्ट में यानी पिछले साल जो 2 लोग मिले, मैंने दो को मिला है, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर बात करेंगे ना 2024 में, तो 2024 में जो ऑस्कर अवार्ड है वो किसी भी भारतीय को नहीं मिला, समझे ना, कोई भी भारतीय को नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ आपको जानना होगा कि 2024 में जो है एक जो फिल्म थी, ठीक है, किसको, टू किल अ टाइगर, ठीक है, टू किल अ टाइगर, ठीक है। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था 2024 में, लेकिन इन्हें दुर्भाग्यवश ऑस्कर अवार्ड नहीं मिल पाया। अगर हम बात करते हैं 2023 की, ठीक है, हम लोग लेटेस्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो 2023 में भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले। कितने ऑस्कर अवार्ड मिले भारत को, 2। तो जो पहला ऑस्कर अवार्ड मिला वो मिला किसे मिला, देखिए, एक पिक्चर आई थी RRR, है ना, SS राजामौली की पिक्चर थी RRR, समझे। उसमें NTR थे और रामचरण थे, ठीक है। तो आप बहुत सारे लोगों ने पिक्चर देखा भी होगा। तो उनका एक सॉन्ग था नाटू नाटू, सॉरी नाटू नाटू, क्या ना सॉन्ग था उसका, नाटू नाटू,
समझे। तो ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है ना, इसको मिला ऑस्कर अवार्ड। किसको मिला? नाटू नाटू सॉन्ग को मिला, समझे। चलिए, और दूसरा जो ऑस्कर अवार्ड मिला 2023 में, वो एक डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी, ठीक है, जिसका नाम था द एलिफेंट विस्पर। क्या नाम था? द एलिफेंट विस्पर। द एलिफेंट, देखिएगा यहाँ पे आप उनको, विस्पर, ठीक है। तो द एलिफेंट विस्पर को मतलब ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो फिल्म है ना, ये भारत की पहली शॉर्ट क्या बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्री पिक्चर है जिन्हें कि ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, द एलिफेंट विस्पर को, समझे ना। तो इस प्रकार से हमने ऑस्कर अवार्ड को के बारे में देखा। अब तो टोटल कितने लोगों को मिला ऑस्कर अवार्ड? भारत में 10 लोगों को मिल चुका है, समझे। हो गया ना। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। किन्हीं का अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। अगला जो सवाल है ना, क्या है? अगला जो सवाल है 15 नंबर, कि लौह स्तंभ जो है वो कहाँ पे स्थित है। देखिए, लौह स्तंभ का नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने बहुत करीब से इन्हें देखा भी होगा दिल्ली में जाके, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे स्थित है भाई। पहला है कुतुब मीनार भवन समूह, दूसरा है हुमायूं का मकबरा, तीसरा है लाल किला भवन समूह में, चौथा है महाबोधि मंदिर भवन समूह में। तो जो लौह स्तंभ है ना, वो कहाँ पे स्थित है आपका? क्या हो जाएगा सही आंसर? कुतुब मीनार भवन समूह में लौह स्तंभ जो है वो मौजूद है, ठीक है, वो स्थित है। देखिए, लौह स्तंभ जो है ना, वो 1500 साल पुराना है। ये जो लौह स्तंभ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये लौह स्तंभ, ये कितना साल पुराना है मेरे प्यारे बच्चों? ये 1500 वर्ष पुराना है, समझे ना। देखिए, इसका जो निर्माण है ना, इसका जो निर्माण की अगर बात करेंगे तो इसका निर्माण किसने कराया था, ठीक है। तो इसका जो निर्माण कराया था वो गुप्त वंश के शासक थे, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने कराया था। किसने कराया था? गुप्त वंश के शासक थे, नाम क्या था? सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था, ठीक है। अगर हम लोग इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, ठीक है, तो कितनी ऊंचाई हो जाएगी इसकी? देखिए, हाइट हो जाएगा 7.2 मीटर। अगर फीट की बात कर ले तो 23 फीट, ठीक है, 8 इंच हो जाएगा इसकी हाइट, ठीक है। यानी मीटर में देखेंगे 7.2 मीटर हो जाएगा, फीट में देखेंगे तो 23 फीट 8 इंच हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी वजन देखेंगे तो इसका वजन जो है ना, वो 3 टन से अधिक है। कितना टन से अधिक है? 3 टन से अधिक है। भाई हम लोग क्या देखें कि कुतुब मीनार भवन समूह में ये लौह स्तंभ स्थित है, लेकिन कहाँ पे है? तो दिल्ली के जो महरौली है ना, वहाँ पे ये स्थित है, समझे। बहुत सारे लोग महरौली से भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तो वे थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि आपने अब तक कितने बार लौह स्तंभ को देखा है, ठीक है। बहुत लोगों का तो घर ही होगा लौह स्तंभ के पास, समझे ना। तो चलिए, और बहुत सारे लड़के दिल्ली में रह रहे भी होंगे तो वो भी देखे होंगे, ठीक है। हमने तो आज तक नहीं देखा, लेकिन जब भी मुझे दिल्ली जाने का अवसर मिलेगा मैं लौह स्तंभ देखने जरूर जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। जो अगला सवाल है ना, क्या है 16 नंबर, कि इंटरनेट में TCP का पूरा रूप क्या है। देखिए, जब आप ग्रुप डी के एग्जाम में बैठिएगा तो कभी कहीं ना कहीं कंप्यूटर से भी एक आध सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं सवालों के अंतर्गत मैंने कंप्यूटर से यहाँ पे एक सवाल इंक्लूड किया है। इसमें TCP का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, TCP जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए, ये एक तरीके से हमने जो प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूं ना, एक तरीके से आप अपने स्तर पे से एक औकात परीक्षण के तौर पर लीजिएगा, ठीक है। आप एक कॉपी में 1 2 3 4 करते हुए 20 तक लिखिएगा, समझे। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन को दिया बोर्ड पे, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आया, ठीक है, तो आप आंसर को टिक कीजिए, कॉपी में लिखिए, 1 का B होगा, 2 का C होगा, और लास्ट में आप हमें बताइए कि सर मेरा 20 में से इतना सही हुआ, ठीक है। तो अगर किन्हीं का समान अध्ययन में 20 में से अगर 10 प्लस भी सही हो रहा है तो वह अच्छे स्थिति में है, और जिनका 15 प्लस सही हो रहा है वो वेरी गुड, यानी वो एक्सलेंट की स्थिति में है, समझे ना। और जिनका 10 से कम हो रहा है सही, थोड़ा सा चिंताजनक विषय है उनके लिए, ठीक है। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। आने वाले 1 महीना के अंदर जब आप भी मतलब कोई भी सेट लगाइएगा ना समान अध्ययन से रिलेटेड ग्रुप डी का, तो वहाँ पे देखिएगा आपका भी 15 प्लस सही होने लगेगा, और एग्जाम आते आते आप जो है पक्का 18 प्लस राइट कीजिएगा, कोई भी सेट मार लीजिए उठा के, समझे ना। इसलिए हमारे साथ एकदम बने रहिए। देखिए, TCP का जो पूरा रूप क्या हो जाएगा आपका, पहला है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोग्राम, दूसरा है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, तीसरा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम, और चौथा हो गया आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
बताइए फटाफट कमेंट करके। हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा इसका सही आंसर। समझे? देखिए ये जो टीसीपी होता है ना, टीसीपी क्या होता है? ठीक है, टीसीपी जो होता है वो संचार प्रोटोकॉल होता है, यानी कम्युनिकेशन का जो प्रोटोकॉल होता है ना, वो बस वही होता है। समझे ना? अब देखिए इसका जो इस्तेमाल होता है ना, दो कंप्यूटर के बीच में, ठीक है, जो कनेक्शन होता है वो बनाने के लिए, मान लें कि एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक कंप्यूटर यहाँ है, तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन बनाने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए और डेटा को आदान प्रदान करने के लिए टीसीपी का यूज किया जाता है, यानी डाटा भेजने के लिए। समझे ना? हो गया टीसीपी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर किन्हीं को कोई असुविधा हो, कोई लिखने में असमर्थ है, अगर कोई नोट्स नहीं बना पा रहे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप लोग हमसे जुड़िए। वहाँ पे आपको पूरे क्लास का जो एनालिसिस का पीडीएफ है ना वो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए 17 नंबर है कि चेराव जो है ना, और कहाँ का लोकनृत्य है चेराव? देखिए चेराव जो है ना, ऑप्शन क्या क्या, मिजोरम का, पुडुचेरी का, गुजरात का, राजस्थान का। तो ये जो चेराव है ना, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है, आप लोग कमेंट करने में बड़ा कंजूसी करते हो, पैसा तो नहीं ना लगता है। फटाक से ABCD 4 में से कुछ एक होगा ही होगा। अरे गलत होने से क्यों डरते हो भाई? एक लड़का था, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि सर थोड़ा कमेंट करने में शर्म आता हमको कि गलत हो जाएगा। अरे भाई गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हैं, थोड़ा आपको कोई फांसी पर चढ़ा रहा है? देखिए चीज़ें वही याद रहती है ना, जब आप गलत करते हो तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। समझे ना? तो इसलिए गलत करने से डरना नहीं है। सही या गलत नहीं जानिएगा, हम बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये जो चेराव है ना, कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा आपका? चेराव मिजोरम का लोक नृत्य हो जाएगा। कहाँ का? मिजोरम का लोक नृत्य हो जाएगा चेराव। ठीक है, अब देखते हैं कि पुडुचेरी का, गुजरात का, राजस्थान का लोक नृत्य क्या हो जाएगा? गुजरात का तो सब जानते हैं, क्या हो जाएगा गुजरात का? गरबा हो जाएगा आपका। ठीक है, पुडुचेरी का क्या हो जाएगा? गर्दी हो जाएगा। पुडुचेरी का गर्दी, गुजरात का गरबा। और राजस्थान की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? घूमर हो जाएगा, राजस्थान का लोक नृत्य। देखिए ये जो लोक नृत्य वाला टॉपिक है ना, यहाँ से ना एग्जाम में आते ही आते हैं सवाल, इसलिए एकदम सीरियसली ऐसे सीरियस हो जाइए। 6 महीने का समय भी बचा है जी, जान झोंक दीजिए, खाना पीना ठीक है टाइम पे खाइए, तब ना दिमाग में लोड रहेगा, याद रहेगा। समझे ना? ठीक है, और हमारे साथ लगातार बने रहिए आप लोग। अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी और 3 क्वेश्चन बाकी हैं। ठीक है ना? क्या है 18 नंबर है, किन भारतीयों में से किसे भारत रत्न से नवाजा गया है? भाई भारत रत्न से किन किन को सम्मानित किया गया है अब तक? ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में 4 में से कोई एक तो सही होगा ही होगा। पहला अटल बिहारी वाजपेयी है, दूसरा सुभाष चंद्र बोस है, तीसरा राहुल गांधी जी है, चौथा पीवी नरसिम्हा राव है। तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों में से किन्हें किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो ए और डी दोनों हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। समझे ना? आइए भारत रत्न के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। देखिए इसकी जो शुरुआत की गई, कब से की गई थी? इसकी शुरुआत ना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, तो 2 जनवरी 1954 ईस्वी को जो भारत रत्न का शुरुआत किया गया, तो किसने किया? ठीक है, तो देखिए उसमें जो राष्ट्रपति थे 1954 में, कौन थे? हमने तो देखा नहीं था लेकिन पढ़ा है ना? उम्मीद है आप लोगों ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं देखे होंगे। ठीक है, बहुत ही महान व्यक्ति थे। ठीक है, तो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी भारत रत्न की। ठीक है, तो देखिए पहला जो भारत रत्न के लिए नामित किया गया था, तो 3 व्यक्ति को नामित किया गया था भारत रत्न सम्मान के लिए। किस किस को? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, उसके बाद सिराज गोपालाचारी जी को, और एक हो गया आपका CV रमन जी को। 3 व्यक्ति को पहली बार भारत रत्न के लिए नामित किया गया था। समझे ना? अब तक जो है ना टोटल 53 लोगों को, ठीक है, 53 व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। कितने व्यक्ति को? 53 लोगों को। ये जो पुरस्कार दिया जाता है ना, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। समझे ना? देखिए अभी हाल में ही जब लोकसभा का चुनाव था ना, इससे थोड़ा देर पहले, ठीक है, 2024 में टोटल 4-5 व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए प्रावधान तो इसमें यही किया गया था कि 1 साल में मैक्सिमम आप 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न से सम्मानित कर सकते हैं, और ये पुरस्कार दिया जा सकता है वो 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है 1 साल में। समझे ना? लेकिन 2024 में क्या हो गया, इस प्रथा को तोड़ के
ठीक है, 5 लोगों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित कर दिया गया। भाई कुछ भी हो सकता है। हमारे देश में मोदी सरकार है, तो 5 का है 10 लोगों को भी दे दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, समझे ना? देखिए, ये जो 5 लोगों को दिया गया ना 2024 में, तो 2024 में 5 लोगों में से किसको-किसको दिया गया? आइए देखते हैं एक-एक करके के। ठीक है, पहला जो था ना, पहला दिया गया आपका कर्पूरी ठाकुर जी को। ठीक है, हमें लगता है कि सभी लोग कर्पूरी ठाकुर के नाम सुने होंगे। ठीक है, बिहार के 11वें सीएम के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, उसके बाद दिया गया लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया भारत रत्न सम्मान। देखिए, आडवाणी जी जो थे ना, वो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे, अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री बने तब। उसके अलावा जो राम मंदिर है ना अयोध्या में, उस आंदोलन में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसका योगदान जो है ना अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी जी का, वो अविस्मरणीय योगदान है इनका। ठीक है, इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव जी जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन में, इन्हें भी 2024 में सम्मानित किया गया। ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं कि भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। एलपीजी जिसे कहते हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, यानी 1991 के बाद भारत में जो एक क्रांति आई औद्योगिक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, तो इन्हीं का देन है, समझे ना? तो उसके बाद बात करते, देखिए जो पीवी नरसिम्हा राव थे ना, वो 1991 से लेके 96 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, टेन्योर भी याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कभी-कभी। उसके बाद एक और जो थे जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वे थे चौधरी चरण सिंह जी। देखिए, चौधरी चरण सिंह जो थे ना, वे भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। ठीक है, 1979-80 में, है ना? और एक और जो थे, वे थे एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन का नाम तो आप सभी लोग सुने होंगे। भारत में जो हरित क्रांति है, उसका जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, समझे ना? है ना? चलिए, अभी जो पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, वेस्ट यूपी के किसान इतने मतलब बड़े-बड़े किसान बन गए हैं, तो ये इन्हीं की देन है। जब भारत में 1966 के आसपास में जब हरित क्रांति की स्थापना की गई, मतलब की शुरुआत की गई, तो इसमें एमएस स्वामीनाथन जी का बहुत ही अहम रोल था, समझे ना? और भी डिटेल से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हमारा साइंस की भी क्लास चल रही है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्टरनेट वे में मेरी क्लास चलती है, एक दिन साइंस से और एक दिन समान अध्ययन की, ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए क्योंकि 45 प्रश्न का सवाल है। अगर आपने मेरे साथ डे 1 से एग्जाम तक बने रह गए, ठीक है, तो मैं आपको फिर से दावा करता हूँ कि 40 प्रश्न, 40 प्लस प्रश्नों को आप सही करके एग्जाम में ज़रूर आइएगा। ठीक है, मैं इस स्तर पे आपकी तैयारी करवा दूँगा, है ना? आइए आगे बढ़ते हैं और भी 2 सवाल बाकी हैं अभी, ठीक है? देखिए, अगला जो सवाल है, क्या है ना कि समान नागरिक संहिता जो है यानी यूसीसी जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है? उसका भारत संविधान में, मतलब भारत संविधान को किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? भारत संविधान की हो जाएगा कहानी, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को, ठीक है? आप लोग अभी अक्सर मीडिया में या फिर जो भी है सोशल मीडिया में भी देखे होंगे, यूसीसी का जो मुद्दा है समान नागरिक संहिता का, बड़ा ही चर्चित मुद्दा रहा है, समझे ना? तो देखिए, मैं यूसीसी पे ना एक अलग से क्लास लूँगा, पूरे डिटेल में क्लास लूँगा, वहाँ पे मज़ा आएगा क्योंकि इसके बारे में जानना हर भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, ठीक है? देखिए, कौन से अनुच्छेद में यूसीसी मतलब भारत संविधान में शामिल है, तो आर्टिकल 44, आर्टिकल 4, आर्टिकल 14, आर्टिकल 34 क्या हो जाएगा यूसीसी का? आर्टिकल 44 में यूसीसी का प्रावधान किया गया है, समान नागरिक संहिता का, ठीक है? देखिए, ये जो आर्टिकल 44 आते हैं ना, वो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं और भाग 4 में क्या आते हैं आपका डीपीएसपी आ जाएंगे, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे भाग 4 में, समझे ना? ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो डीपीएसपी के बारे में थोड़ी सी और भी बता देते हैं। डीपीएसपी जो है ना, वो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी आते हैं। वहीं पे अगर राज्य के जो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, तो आर्टिकल 51 का ए में मौलिक कर्तव्य दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 51 ए में, समझे ना? देखिए, हम लोग यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? यूसीसी, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो समान नागरिक संहिता है, अभी देश स्तर पर तो इसको लागू नहीं किया गया है, लेकिन कुछ राज्यों में इसको लागू कर दिया गया है, ठीक है?
जैसे कि गोवा जो है, गोवा में ये लागू है। अभी हाल में ही जनवरी के महीने में उत्तराखंड सरकार ने इसकी घोषणा की कि उस यूसीसी को यानी समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा। समझे ना? तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि जितने भी कानून होते हैं, चाहे तलाक के कानून हो, चाहे विवाह संबंधी कानून हो, जन्म संबंधी कानून हो, या फिर जो भी कानून होते हैं, तो वो सभी नागरिकों के लिए ना एक समान हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, हिंदू धर्म के हो, बौद्ध के हो, मुस्लिम के हो, कोई भी धर्म के हो, सबके लिए कानून क्या होता है कि समान हो जाता है। समझे ना? तो इसका प्रावधान भारत संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। ठीक है? देखिए आज का जो आखिरी प्रश्न है वो क्या है कि डैश महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर जिला है, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तो वहाँ पे जो चंद्रपुर जिला है वहाँ पे सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा? तो देखिए 4 ऑप्शन है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। पहला है टाडोबा अंधारी बाग प्रोजेक्ट, दूसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और चौथा हो गया दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कीजिए ABCD। अरे शर्माइए मत, कमेंट कीजिए। समझे? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा टाडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। ये सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है? ये जो बाघ प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी कहाँ पे है? महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में। इसकी जो स्थापना की गई थी 1955 में स्थापना की गई थी। समझे ना? कब की गई थी? 1955 में की गई थी। आगे हम बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये आपका कर्नाटक में हो गया। कर्नाटक में भी कहाँ पे है बांदीपुर? तो चामराजनगर जिले में है। चामराजनगर जिले में है। और इसकी अगर स्थापना की लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की। समझे? देखिए किन्हीं को भी कोई समस्या हो ना समझने में, फटाफट से कमेंट कीजिएगा आप लोग, है ना? जिस तरह हमको यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है, मैं वो 1 to 1 भी आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो मैं ज़रूर आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करूंगा, ठीक है, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अब आगे बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये कहाँ पे है? तो ये MP में है। MP में कहाँ पे है भाई? MP में एक जिला है उमरिया जिला। ठीक है, बहुत सारे लोग उमरिया जिला से भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे। वे बताएं कि आप बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान गए हैं या नहीं गए हैं। ठीक है, अगर गए हैं तो कितना खूबसूरत नज़ारा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। अगला है कि दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य। भाई दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो दांडेली जो है ना, ये कर्नाटक में है। ये कर्नाटक में है आपका दांडेली। ठीक है, ये काली नदी जो है ना कर्नाटक में, काली नदी के तट पर है दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 20 के 20 प्रश्नों को, ठीक है, एक विस्तार पूर्वक ढंग से देखा, है ना? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना? और जितना ज़्यादा हो सके, जिस माध्यम से हो सके, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।